Hello everyone, welcome to our channel. My name is Puneet and today we are going to start a new series on data structures. Many times students हमसे ये questions put up करते हैं भैया we are in third semester हमें data structure समझ नहीं आ रहा. We are going to be in the final year, companies are going to come for the placement purposes. भैया data structures कैसे किया जाए? So for answering all these questions, we are planning to start a new series on the data structures. We'll try to post a single video every day and वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट इन द सी लैंग्वेज. आप अगर आपकी जावा लैंग्वेज में बैकग्राउंड अच्छी है, आपका होल्ड अच्छा है, देन यू कैन ईजिली ट्रांसलेट द कोड ऑफ द सी लैंग्वेज इन टू द जावा लैंग्वेज. सो लेट्स बिगिन विद द कोर्स. So this is the agenda for the lecture number 1. First of all, we are going to study what exactly is the data structure and what are the objectives. क्यों ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट विल जंप टू द एनालिसिस. उसमें हम डिस्कस करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल एज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. And the next topic would be the asymptotic notations, where we'll be discussing about the big O notation, omega notation and the theta notation. So this would be the agenda for the lecture number 1. So let's start with that. So first of all, सबसे पहले आपके पास डेटा होता है. नाउ व्हाट इज योर डेटा? जैसे फॉर एग्जांपल 11 इज द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, 101 इज द एम्प्लॉय आईडी. सो दिस इज नोन एज द डेटा. अब आपका जो डेटा है वो कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरीज में रिसाइड करता है. वी हैव गॉट द टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज. फर्स्ट वन इज नोन एज द प्राइमरी मेमोरी, जो आपकी रैम होती है. आपकी जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, वेन एवर यू ओपन एनी प्रोग्राम, आप कोई फाइल ओपन अप करते हैं, करेक्ट, देन जो प्रोसेसिंग है, जो प्रोसेस्ड डेटा है, वो किस में स्टोर किया जाता है? रैम के अंदर स्टोर किया जाता है. और सेकेंडरी मेमोरी होती है जो आपकी परमानेंट स्टोरेज है, लाइक योर हार्ड डिस्क इज देयर, और एसएसडी आजकल ज़्यादा फैशन में है. सो यहाँ पर परमानेंटली डेटा स्टोर किया जाता है. इवन इफ़ यू शट डाउन योर कंप्यूटर, आपका डेटा वो मिल जाता है. सो दैट इज़ नोन एज द हार्ड डिस्क. वेरएस रैम के अंदर जो भी डेटा होगा वो वोलेटाइल नेचर का है. दैट मीन्स वो परमानेंट स्टोरेज नहीं है, दैट इज़ अ टेम्पररी स्टोरेज. सो आपका जो डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है वो टोटली फोकस करेगा ऑन द प्राइमरी मेमोरी, नॉट ऑन द सेकेंडरी मेमोरी. हम टोटली फोकस करेंगे ऑन द प्राइमरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी के लिए वी हैव अनदर सब्जेक्ट्स, लाइक वी हैव द बिग डेटा इज देयर, फाइल स्ट्रक्चर्स आर देयर, डेटाबेसेस आर देयर. सो it is beyond the scope of this subject. So for the data structures we'll be focusing on the primary memory. Now अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या है इसका? टू ऑर्गेनाइज द डेटा. आपकी रैम है, रैम के अंदर डेटा क्या? रैम ये आपका लेक्चर हमने रैम बनाया हुआ है. रैम के अंदर मुझे क्या करना है? डेटा अच्छे से स्टोर करना है, सो दैट जब मैं इसको एक्सेस करूं, इसको मैं एडिट करूं, इसको मैं व्यू करूं, तो मुझे उसमें टाइम डिले ना मिले. मुझे ऑर्गेनाइज करना है. फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी बुक्स हैं, एम्पल ऑफ बुक्स आर देयर. उनको हम प्रॉपरली स्टोर करते हैं. वी हैव दी अलमीराज, हमने सेक्शंस बनाए होते हैं सब्जेक्ट वाइज. वो क्यों बनाया जाता है? सो दैट जब आपको बुक इशू करना है या आपको जब सर्च करना है, तो आप उसी पर्टिकुलर सेक्शन में जाएंगे जो बुक आपको डिजायर्ड है, और वहाँ पर आपको वो बुक मिल जाएगी. इन द सेम वे आपकी रैम इज देयर. रैम आपका पूरा एक कबर्ड है. कबर्ड के अंदर मुझे डेटा स्टोर करना है. डेटा तो वो स्टोर कर लेगी, बट लेटर ऑन जब मुझे उसको सर्च करना है, जब मुझे उसको एक्सेस करना है, मतलब व्यू करना है, तो मुझे उसमें टाइम डिले नहीं चाहिए, मुझे उसमें टाइम ज़्यादा ना नहीं चाहिए, वो ऑप्टिमाइज चाहिए, उसमें एफिशिएंसी अच्छी आए, तो हम स्टोर ही प्रॉपरली करेंगे. सो इट इज़ ऑल अबाउट storage of data, organizing the data in the RAM. So different models are used to organize the data in primary memory, and that is your data structure. So it is the logical model of organization of data. So this is the primary key over here. So the key component is organization of data. Data properly organized किया जाए. करेक्ट. जितना अच्छा आप ऑर्गेनाइज करेंगे उतना आपका डिले कम आएगा, उतनी एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी. सो इट रेफर्स टू ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग द डेटा इन कंप्यूटर्स मेमोरी. एंड अगेन यहाँ पर जब भी हम मेमोरी की बात करेंगे, दैट मीन्स योर प्राइमरी मेमोरी एंड इट इज़ योर रैम. क्लियर? अभी हम कोर्स में, पूरे कोर्स में कभी भी मेमोरी की बात करेंगे, वो कौन सी मेमोरी होगी? प्राइमरी मेमोरी होगी, दैट इज योर रैम. सो डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स अ डिफरेंट वेज टू एफिशिएंटली एक्सेस, मैनिपुलेट मीन्स एडिट करना, एंड मैनेज द डेटा फॉर वेरियस कंप्यूटेशनल टास्क.
सो आपको अलग अलग यहाँ मॉडल्स मिलेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर, जिसके थ्रू आप एक अच्छे नीट एंड क्लीन वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा स्टोर कर पाएंगे। अकेला डेटा स्टोरेज का काम नहीं रहता, डेटा लेटर ऑन एडिट भी किया जाता है। डेटा हमें डिलीट भी करना है जो हमने स्टोर किया, तो उसमें हमें डिलेस नहीं चाहिए, उसमें हमें एफिशिएंसी अच्छी चाहिए, तो उसके लिए हम डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। अब अलग अलग तरह के डेटा स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे, बहुत तरह के हम पढ़ेंगे, लाइक एरे इज़ देयर, हम लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, देन स्टैक इज़ देयर, क्यूज आर देयर, ये सारे अभी डिटेल में आएंगे इन द कोर्स। अब कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर अ गिवन सेट ऑफ प्रॉब्लम आपका डेटा स्ट्रक्चर ये नहीं है कि कोई भी आप यूज़ कर लेंगे, हर डेटा स्ट्रक्चर का अपना प्लस पॉइंट है, अपना माइनस पॉइंट है, तो दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आपको कौन से वाला यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि कोई डेटा स्ट्रक्चर आप कहीं भी लगा देंगे या सभी डेटा स्ट्रक्चर्स हर जगह अप्लाई हो जाएंगे, नो, दैट इज़ रॉन्ग। आपकी प्रॉब्लम के ऊपर, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर वो फिट बैठेंगे कि येस दिस इज अ रिक्वायरमेंट, तो ये वाला डेटा स्ट्रक्चर यूज किया जाए, नाउ दिस इज द पर्टिकुलर केस, ये डेटा स्ट्रक्चर यूज किया जाए। क्लियर? वो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर, आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा डेटा ला रहे हैं। आपकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में डेटा किस टाइप का है, तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज किया जाए। सो द चॉइस ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चाहे आपने डेटा स्ट्रक्चर यूज कर लिया टू ऑर्गेनाइज द डेटा, बट अगर प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर नहीं लगाया देन ऑल्सो आपका वो एफिशिएंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रॉब्लम में लिंक लिस्ट बेटर था, बट आपने वहां पर एरे लगा दिया, वो इतना एफिशिएंसी नहीं प्रोड्यूस करेगा, इतना एफिशिएंट नहीं रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेटा स्ट्रक्चर लगाना है, करेक्ट, एंड सेकेंडली उसको प्रॉपर वाला लगाना है, जो हमें दिए गए हैं उनमें से बेस्ट कौन सा रहेगा वो हम स्टडी करेंगे एंड विल कम अक्रॉस क्या प्लस पॉइंट्स है, क्या माइनस पॉइंट्स है हर एक डेटा स्ट्रक्चर के। देन हमें एक अच्छी चॉइस पता चल जाएगी कि दिस इज द पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड उस पर ये वाला डेटा स्ट्रक्चर लगाया जाए। सो द चॉइस ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर वो डिपेंड करता है आपके रिप्रेजेंट द डेटा इन द रियल वर्ल्ड, कि आपकी प्रॉब्लम डोमेन क्या है, आपका प्रॉब्लम के अंदर डेटा क्या है, कौन से वाला लगाया जाए। एंड सेकेंडली जो भी आपने अब चूज कर लिया, इट शुड बी सिंपल इनफ टू इम्प्लीमेंट एंड शुड एग्जीक्यूट विद द हाई परफॉर्मेंस। आपने ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटा क्या यूज़ किया, डेटा स्ट्रक्चर, सो दैट एफिशिएंसी अच्छी आ जाए। अब ऐसा ना हो कि आपने लिंक लिस्ट यूज़ किया, अब लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के में ही आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ गई, आपने जो कोडिंग किया है, करेक्ट, वो खुद ही इतनी कॉम्प्लेक्सिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो इतना ऑप्टिमाइज्ड नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी चॉइस पर्टिकुलर होनी चाहिए, एक अच्छी चॉइस होनी चाहिए आउट ऑफ द अवेलेबल डेटा स्ट्रक्चर्स। सेकेंडली इट शुड एग्जीक्यूट विद हाई परफॉर्मेंस, वो कब होगा, जब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, करेक्ट। सो द नेक्स्ट इज व्हाट इज एन एल्गोरिथम। किसी काम को करने के लिए जो स्टेप्स लिखे जाते हैं उसको क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम। कोई सिंटेक्स की बात नहीं हो रही, कोई लैंग्वेज की नहीं बात हो रही, सिंपल इंग्लिश में किसी प्रॉब्लम को करने का जो सोल्यूशन है दैट इज टर्म्ड एज algorithm. So simply it's a collection of steps that will provide the solution of a particular problem. So what is a data structure? Data structure to organize the data in computer's main memory, that is a data structure. And what is an algorithm? It's a step, or we can say the collection of multiple steps to solve a problem. So that is an algorithm, correct. Now द स्टडी ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर, इसमें बेटा 3 स्टेप्स आएंगे। द फर्स्ट इज द लॉजिकल डिस्क्रिप्शन एंड सेकेंड इज द इम्प्लीमेंटेशन, थर्ड इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नाउ अब इनका मीनिंग क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो डेटा स्ट्रक्चर को स्टडी करना है कि वो डेटा स्ट्रक्चर है क्या, क्या उसके की पॉइंट्स है, क्या उसके प्लस पॉइंट्स है, क्या उसके माइनस पॉइंट्स है। सो दैट इज द लॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। लाइक अगर हम एरे ही पढ़ेंगे तो एरे होता क्या है, एरे की टाइप्स क्या हैं, करेक्ट। सो दैट इज द लॉजिकल डिस्क्रिप्शन। द सेकंड इज इम्प्लीमेंटेशन। अब आपने स्टडी तो कर लिया कि व्हाट एरे इज ऑल अबाउट, आपको पता चल गया कि एरे में प्लस पॉइंट्स क्या हैं, की पॉइंट्स क्या हैं। अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, मीन्स उसको कंप्यूटर में कंपाइलर में बनाना कैसे, उसके प्रोग्राम्स कैसे बनाने हैं। अब जब वो भी बना लिया, थर्ड इज अब उसकी एनालिसिस की जाए। एनालिसिस हम 2 तरह से करते हैं। द फर्स्ट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड द सेकंड इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि वो परफॉर्मेंस कितनी अच्छी दे रहा है, दैट इज नोन एज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे कि कितना उसने स्पेस लिया मेमोरी का और कितना उसने टाइम लगाया, करेक्ट। सो कभी भी कोई डेटा स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है उसके 3 एस्पेक्ट्स आएंगे। फर्स्ट इज उसकी डिस्क्रिप्शन कि व्हाट दैट डेटा स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट,
लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट होता क्या है, करेक्ट। सेकंड इज अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, एंड थर्ड इज नाउ उसकी एनालिसिस की जाए कि जो हमने अभी बनाया है वो स्पेस क्या ले रहा है और वो टाइम क्या ले रहा है, दैट इज नोन एज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नाउ क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास पॉसिबल हैं, सो वी हैव गॉट द 6 टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। द फर्स्ट इज द एरे, द सेकंड इज द लिंक लिस्ट, थर्ड आर द स्टैक्स, देन क्यूज, ट्रीज एंड द ग्राफ्स। arrays, linked list, stack, queues, trees and graphs. Out of these 6 आपके जो first 4 हैं, these are termed as the linear data structure. इनको क्या बोला जाता है, linear data structure, and the remaining 2, the last 2 are termed as non-linear data structures. इनको क्या बोला जाएगा, these are the non-linear data structures. अब ऐसा क्यों बोला जाता है वो देखें। so linear data structure means they will form a sequence, एक लीनियर फैशन में आएंगे, लाइक वन आफ्टर द अनदर। फॉर एग्जाम्पल अगर लीनियर में हम देखें, दिस इज माई फर्स्ट डेटा, दिस इज माई सेकेंड, दिस इज माई थर्ड, सो दिस इज वन आफ्टर द अनदर, एक उन्होंने सीक्वेंस बनाया हुआ है। सो दैट्स वाई दे आर टर्म्ड एज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, चाहे वो एरे है, स्टैक है, क्यू है या लिंक लिस्ट है, करेक्ट। वो ऐसा भी हो सकता है 1 पहले आ गया, 2 यहाँ पर आ गया, 3 यहाँ पर आ गया, सो दिस इज ऑल्सो लीनियर। ये नहीं है कि हमेशा वन आफ्टर द अनदर होगा, करेक्ट। दे आर फॉर्मिंग ए सीक्वेंस की नोड्स कनेक्टेड है, नोड्स एक के बाद दूसरी कनेक्टेड है, चाहे वो आगे कनेक्टेड है चाहे पीछे कनेक्टेड है, बट दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर, जो कोई ऐसा लीनियर ऑर्डर नहीं है, सिक्वेंशियल ऑर्डर नहीं है, उसमें क्या है, ग्राफ्स एंड ट्रीज है। लाइक ट्री में आपकी रूट नोड इज देयर, पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप जब आपको बनाना है, सो अब यहाँ पर आप क्या बना सकते हैं, ट्रीज हो सकते हैं। ग्राफ, these are the 4 nodes, आपने इनको कनेक्ट कर दिया like this one, so this is termed as a graph. So these non-linear, they do not form a sequence, trees and the graphs, correct. Next are the common operations. Now the common operations that we can apply on the data structures. The first one is the traversal. Traversal means आपने डेटा स्टोर कर दिया डेटा स्ट्रक्चर में, अब उसको वन बाय वन एक्सेस करना है कि क्या क्या डेटा अंदर अवेलेबल है, क्या क्या हमने स्टोर किया, सो दैट इज टर्म्ड एज ट्रवर्सल। ट्रवर्सल मीन्स वट एवर आपने डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर किया उसको हमें व्यू करना है, आपने एरे के अंदर जो भी डेटा स्टोर किया है उसको व्यू करना है, दैट इज नोन एज ट्रवर्सल। सेकेंड इज, नाम से क्लियर है, सर्चिंग टू फाइंड आउट द डेटा। आपने डेटा स्टोर कर दिया, अब लेटर ऑन उसमें सर्च करना है वेदर माई एलिमेंट इज अवेलेबल और नॉट, सो दैट इज टर्म्ड एज द सर्चिंग ऑपरेशन। एंड द थर्ड वन इज इंसर्शन, फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट इज क्लियर, टू एड अ न्यू एलिमेंट इन द डेटा स्ट्रक्चर, to delete the existing element in the data structure, and sorting means either in a order, एक order में आएगा, like वो sorted order है, either numerical order हो जाए, ascending descending, या alphabetical order हो जाए। so अगर आप डेटा को, जो भी आपका डेटा स्ट्रक्चर में डेटा पड़ा है उसको किसी ऑर्डर में, sorted ऑर्डर में दिखा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग ये sorting टेक्निक यूज करेंगे। एंड टू कंबाइन द 2 डेटा स्ट्रक्चर्स, हमारे पास 2 डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों को कंबाइन करके हमने एक सिंगल बना दिया, दैट इज टर्म्ड एज अ merging of the data structures, multiple data structures into the single data structure. So these are the common operations that we are going to apply on the data structure. ये वाले तो सब पर लगेंगे, ठीक है। जैसे हमने एरे पढ़ा, अभी लिंक लिस्ट किया, स्टैक क्यूज, उन सब के ऊपर ये आएंगे, प्लस कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशंस और भी होंगे जो स्पेसिफिक होंगे कि वो सिर्फ एरे पर ही लगेगा, या वो कोई ऑपरेशन है वो सिर्फ लिंक लिस्ट पर ही लगेगा। ये जो ऑपरेशंस अभी हमने डिस्कस किए हैं, दीज आर द कॉमन ऑपरेशंस दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई ऑन ईच एंड एवरी डेटा स्ट्रक्चर, करेक्ट। सो द नेक्स्ट स्लाइड वी आर हैविंग इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो हमने अभी डिस्कस किया था कि डेटा स्ट्रक्चर जब भी स्टडी करेंगे उसमें 3 एस्पेक्ट्स हैं। द फर्स्ट इज द लॉजिकल डिस्क्रिप्शन, द सेकेंड इज the implementation of that data structure, and the third is the quantitative analysis. उस quantitative analysis में we have got the 2 aspects. The first is the time complexity and the second is the space complexity. Now what is the time complexity? Time हमने अभी पढ़ा था, कितना टाइम, कितनी ड्यूरेशन एक एल्गोरिथम लगा रही है कंप्लीट होने में, दैट इज टर्म्ड एज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कितनी देर उसने लगाई, लाइक सपोज दिस इज माय एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होती है, कलेक्शन ऑफ स्टेप्स, तो ये मेरे कलेक्शन ऑफ स्टेप्स है, इन सभी स्टेप्स को पूरा करने में कितना टाइम उसने लगाया, सो दिस इज नोन एज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। फॉर एग्जाम्पल 10 सेकेंड्स लिए, तो
करेक्ट. सो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. अब लेट्स सपोज हमने एक और प्रोग्राम बनाया. मैंने प्रोग्राम दिया था टू फाइंड आउट लाइक चेक वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट. मैंने स्टूडेंट्स को प्रोग्राम दिया चेक वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट. स्टूडेंट नंबर 1 ने ये सोल्यूशन लिखा, स्टूडेंट नंबर 2 ने उसी प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन लिखा. करेक्ट. एंड इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो कितनी आ रही है? 20 सेकेंड्स आ रही है. सो विच वन इज द बेटर सोल्यूशन? दिस वन इज द बेटर सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. एक ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम रिमेन्स द सेम. वो क्या प्रॉब्लम थी? चेक वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट. ठीक है. अब एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, सभी सॉल्यूशन सेम नहीं. डिफरेंट डिफरेंट लोगों को हम सॉल्यूशंस देंगे, प्रॉब्लम देंगे तो उनके सॉल्यूशंस डिफरेंट होंगे, आंसर्स डिफरेंट होंगे. तो स्टूडेंट नंबर 1 ने ये सॉल्यूशन दिया हमें एंड स्टूडेंट नंबर 2 का ये सॉल्यूशन था. एंड व्हेन वी रन द टाइम एनालिसिस, हमने इस पर टाइम कंप्यूटेशन किया तो दिस इज गोइंग टू बी, ये कंप्लीट कितने में हो रहा है? 10 सेकेंड्स में. और ये कब कंप्लीट हो रहा है? इन 20 सेकेंड्स. सो विच वन इज द बेटर? दिस सॉल्यूशन इज मोर एप्रोप्रिएट इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. कि अगर अकेला टाइम देखा जाए तो ये वाली एल्गोरिथम टाइम कम लगा रही है. सो दिस इज फार मच बेटर देन द solution number 2. So there can be more than one algorithm for the given problem. So there are two major decisions in programming: which one is the best data structure to handle this problem and which one is the best algorithm for this specified problem. So कभी भी प्रोग्रामिंग में, मैंने अभी हमने डिस्कस किया था, आपने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए 6 के 6: एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज, ट्रीज एंड ग्राफ्स. अब ऐसा नहीं है कि हर जगह आप एरे ही यूज करेंगे या एवरीवेयर यू आर गोइंग टू यूज द लिंक लिस्ट और द स्टैक. हमने अभी डिस्कस किया था द की पॉइंट इज आपकी चॉइस डिपेंड करेगी कि कौन सी प्रॉब्लम पर आपने कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लगाया है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी. सो विच वन इज द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर फॉर दैट गिवन प्रॉब्लम. करेक्ट. अब आपने डेटा स्ट्रक्चर चूज कर लिया कि फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू यूज द लिंक लिस्ट. हम लिंक लिस्ट यूज करने वाले हैं फॉर अ गिवन प्रॉब्लम. अब लिंक लिस्ट यूज करने के बाद भी लिंक लिस्ट को कैसे इंप्लीमेंट किया उसका दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड सॉल्यूशन. विच वन इज द बेस्ट एल्गोरिथम? तो एल्गोरिथम भी अलग अलग होगी. एल्गोरिथम आर द नंबर ऑफ स्टेप्स, कलेक्शन ऑफ स्टेप्स. तो आपने क्या स्टेप्स लिखे हैं वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी एल्गोरिथम रखेंगे, कौन सी एल्गोरिथम रिजेक्ट करेंगे. सो एल्गोरिथम जब भी चेक करनी है तो उसके दो की पॉइंट्स आएंगे. द फर्स्ट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड द सेकंड इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय द प्रोग्राम टू रन टू द कंप्लीशन. एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नाम से ही क्लियर है, स्पेस मीन्स अमाउंट ऑफ मेमरी, कितनी मेमरी उसको चाहिए पूरा होने के लिए टू रन टू द कंप्लीशन. कितनी उसने केबीज में डेटा लिया, कितना एमबीज में डेटा लिया. अगेन मेमरी यहाँ पर कौन सी होगी? दैट इज द प्राइमरी मेमरी, दैट इज द मेन मेमरी ओवर हेयर. हम सेकेंडरी मेमरी की बात ही नहीं कर रहे. जब भी डेटा स्ट्रक्चर्स आएगा, कभी भी मेमरी कीवर्ड आए तो दैट मेमरी इज वो बाय डिफॉल्ट ही कौन सा होगा? प्राइमरी मेमरी होगा. तो स्पेस मीन्स कितनी उसने मेमरी ले लिया कंप्लीट होने में. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मींस कितना उसने ड्यूरेशन लिया, कितना टोटल टाइम लिया कंप्लीशन होने में. अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये 100% एल्गोरिथम एफिशिएंट नहीं होगी कि टाइम भी कम ले ले और स्पेस भी कम ले ले, बिकॉज देयर इज ऑलवेज ए रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. अभी आज आपने कोई एल्गोरिथम 1 बनाई, वो लाइक 10 केबीज ले रही है स्पेस के लिए और 20 सेकेंड्स ले रही है रन होने में. तो इसमें ऑलवेज ऑप्टिमाइजेशन का चांसेस रहेंगे ही रहेंगे. ये नहीं है कि वो फाइनल हो गया एंड लाइफ लॉन्ग यही हमारा चलेगा. विल कीप ऑन अपडेटिंग. हम नया सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे कि और ऑप्टिमाइज किया जाए और अच्छा बनाया जाए, क्योंकि कभी भी ये फिनिश अप नहीं होगा. देयर इज ऑलवेज, मैंने अभी बताया, देयर इज ऑलवेज गुंजाइश रहती है, रूम रहता है इम्प्रूवमेंट करने का, तो वो रहेगा ही रहेगा. मेनी टाइम्स क्या होता है कि स्पेस कम ले रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहा है, ये टाइम कम ले रहा है, स्पेस ज़्यादा ले रहा है. सो वहां पर हमारे पास एक ट्रेड ऑफ आ जाता है, दैट इज नोन एज द टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ. टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ क्या है? बेस्ट एल्गोरिथम कौन सी होगी? दैट विल टेक द लेस स्पेस एंड द लेस टाइम. ओके, बट प्रैक्टिकली दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. सम एल्गोरिथम्स आर गोइंग टू टेक द मोर स्पेस, लेस टाइम, एंड लेस स्पेस एंड मोर टाइम. अब ट्रेड ऑफ क्या है? वो डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर. अगर आपकी रिक्वायरमेंट में स्पेस कम चाहिए, टाइम जितना मर्जी वो ले ले, देन वी आर गोइंग विद द कि स्पेस कम दे दो, टाइम आप ज़्यादा ले लीजिए, हम उस सोल्यूशन को चूज करेंगे.
बट अगर हमें टाइम को प्रायोरिटी देनी है तो हम टाइम कम चाहिए, स्पेस आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो वी हैव टू सेक्रीफाइस वन एस्पेक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर. अगर हम टाइम चूज कर रहे हैं तो वी हैव टू लीव द स्पेस, बट इफ वी आर चूजिंग द स्पेस देन वी हैव टू इग्नोर द time. So that is known as the time space trade-off. So we are going to sacrifice one aspect on the behalf of another, which is known as a time space trade-off. Correct? In the next section we are going to discuss the asymptotic notations. Basically ये notations हमारा evaluation करेंगी कि हमने जो algorithm बनाई है वो कैसा perform कर रही है. अगर एल्गोरिथम के अंदर डेटा कम है तब कैसा परफॉर्म कर रही है, अगर डेटा उसका इंक्रीज होता जा रहा है देन वो कैसे परफॉर्म कर रही है. सो वो जो इवेल्युएशन है उसका बेस्ट टाइम निकालेंगे, उसका वर्स्ट टाइम निकालेंगे, उसका एवरेज निकालना है. उसके लिए वी आर गोइंग टू यूज दिस notations. So we have the three types of notations over here: big O notation, omega notation, and the theta notation. So the first one is the big O notation, the second is the omega notation, and the third is the theta notation. And these all notations are used to evaluate the performance. ये परफॉर्मेंस बताएगी कि आपकी जो एल्गोरिथम आपने अभी डिज़ाइन किया है वो कैसा परफॉर्म करने वाली है, अगर आपका साइज बढ़ रहा है या कम हो रहा है. So सबसे पहले we'll be discussing the big O notation. So the big O notation describes the worst case scenario कि सबसे खराब क्या परफॉर्म करेगी, कि इससे खराब अभी नहीं होगा. कि बिग ओ नोटेशन आपको बताएगी कि आपकी जो एल्गोरिथम है इतना तो मिनिमम एफिशिएंसी देगा ही देगा अगर साइज उसका बढ़ता जा रहा है. और ये वाइडली यूज एल्गोरिथम है. ये बिग ओ नोटेशन वाइडली यूज हम करते हैं फॉर इवेल्युएटिंग द algorithms. It will express maximum time required by an algorithm as the input size grows. कि जब आपकी एल्गोरिथम में जो इनपुट डेटा है वो बढ़ता जा रहा है, पहले 10 एलिमेंट्स है, फिर 100 एलिमेंट्स है, देन 1000 एलिमेंट्स है, तो देन ये कैसे परफॉर्म करेगी, वो जो डिस्क्रिप्शन है, वो जो इवैल्यूएशन है, वो कौन प्रोवाइड करेगा? आपका बिग ओ नोटेशन. So basically used for analyzing or comparing the efficiency of multiple algorithms. आपको दो algorithms को compare करना है, then हम लोग क्या use करते हैं? Big O notation की वो worst time पर कैसे perform करेगी. तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है, कुछ examples हम discuss करेंगे, O1, ON, O log n and ON steer. So इसको समझने के लिए let me take you to the some example. So let's suppose हमने एक ये चार्ट बनाया, उसमें सबसे पहले हमारे पास द फर्स्ट वन इज द O1, दिस इज द कांस्टेंट टाइम, देन ON इज देयर, देन ON स्क्वायर एंड O log n. करेक्ट. एंड लेट्स सपोज हमने कुछ सैम्पल साइज ले लिया कि मेरी एल्गोरिथम में हमने पहले 10 एलिमेंट्स स्टोर किए, देन 100 एलिमेंट्स दिए, देन 1000 एलिमेंट्स दिए. दिस इज द साइज. मेरा साइज इंक्रीज हो रहा है जी. So यहाँ पर my size is increasing, this is the number of elements, n is increasing. Correct. So O1 says it will always take the same duration. For example 10 elements, हमने कुछ search का प्रोग्राम बनाया, search an element, हमने एक एल्गोरिथम बनाया जो आपका डेटा सर्च करेगी. करेक्ट. आपके पास डेटा एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट्स में जब आपको अपना नंबर सर्च करना है तो ये हमेशा कितना टाइम लेगी? फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड लेगी. अब अगर 100 एलिमेंट्स है देन ऑल्सो ये कितना लेगी? 1 सेकेंड लेगी. एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज वेदर 1000 एलिमेंट्स आर देयर, ये हमेशा कितना लेगी? 1 सेकेंड लेगी. सो दिस इज नोन एज द कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट मीन्स फिक्स, इसका टाइम फिक्स्ड है. इसका जो वर्स्ट टाइम है दैट इज ऑलवेज द 1 सेकेंड. 1 सेकेंड मैं जस्ट अभी एक अजम्पशन ले रहा हूँ कि 10 एलिमेंट्स है, देन ये कितना ले रहा है? अभी 1 सेकेंड ले रहा है. तो द टाइम विल बी सेम. अगर 10 एलिमेंट्स के लिए 100 सेकेंड भी ले रहा है तो 100 एलिमेंट्स के लिए भी कितना लेगा? 100 सेकेंड्स लेगा. और 1000 एलिमेंट्स के लिए भी कितना लेगा? 1000 सेकेंड्स लेगा. सो इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज. आपका साइज बढ़ रहा है या कम हो रहा है, डजंट मैटर, आपका ये टाइम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. Whereas now moving on to the next, ON, this depends upon the number of elements. Now let's suppose for the 10 elements, अगर ये 10 seconds ले रहा है सर्च करने में, हमने वही बनाया हुआ है. लेट्स सपोज देयर इज अ कलेक्शन ऑफ 10 एलिमेंट्स, उसके अंदर मुझे अपना एलिमेंट सर्च करना है. तो अगर 10 एलिमेंट्स के लिए ये 10 सेकेंड ले रहा है तो 100 एलिमेंट्स के लिए कितना लेगा? 100 सेकेंड्स. एंड 1000 एलिमेंट्स के लिए कितना लेगा?
1000 सेकेंड्स लेगा। सो एज यू कैन सी यहाँ पर साइज अगर बढ़ रहा है तो टाइम भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। So this is directly proportional to the n. Directly proportional to the n means your time will increase as your size will increase. जैसे जैसे size बढ़ेगा आपका time भी बढ़ता जाएगा. And in the next one we have the quadratic. यहाँ पर n stair है. So that means अगर 10 elements के लिए 10 सेकेंड लग रहा था लीनियर में, तो यहाँ पर 10 की पावर 2 that would be 100 seconds. और यहाँ पर अगेन 100 की पावर 2 seconds and the last one is 1000 raised to the power 2, 1000 का स्केयर. So यहाँ टाइम बढ़ता जाएगा. And the last one is O log n, logarithmic. यहाँ पर टाइम बढ़ेगा बट इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 10 के लिए लिया तो log of 10, अगर log of 10 हम कैलकुलेटर में चेक करें, सो log of 10 का अगर log हम चेक करें, सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 1. सो दैट मीन्स 10 एलिमेंट्स के लिए इट इज गोइंग टू टेक 1 सेकेंड. एंड फॉर 100 एलिमेंट्स, सो 100 का log अगर चेक करें, सो दैट इज गोइंग टू टेक 2 seconds over here. So this is 2 seconds. And for 1000 that is going to be 3 seconds. So for 1000 it is coming around 3 seconds. So see, time is increasing. Yes, for the 10 elements it is 1 second. For 100 elements it is 2 seconds. And for 1000 elements it is 3 seconds. टाइम बढ़ रहा है बट उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा जैसा यहाँ पर बढ़ रहा था. यहाँ 10 एलिमेंट्स के लिए 10 सेकेंड, 100 के लिए 100 सेकेंड्स वॉज देयर. बट यहाँ पर जस्ट इतना इंक्रीमेंट हुआ, जस्ट डिफरेंस ऑफ 1. एलिमेंट्स आपके 10 से 100 हो गए बट टाइम कितना बढ़ा, सिर्फ 1 सेकेंड का इंक्रीमेंट लगा है. तो यस, टाइम बढ़ रहा है बट उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है. तो ये थोड़ा बेटर है. किससे बेटर होगा, ओ एन से, और डेफिनेटली फ्रॉम ओ एन स्टेयर से. एंड दिस इज द कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट मीन्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज. चाहे इसमें 10,000 एलिमेंट्स आप एंटर कर दीजिए, इट विल स्टिल टेक 1 सेकेंड. जितना टाइम एक एलिमेंट को सर्च करने में लग रहा है उतना ही टाइम आपका, अगर एरे का साइज, अगर कलेक्शन का साइज 10,000 है या 1000 है, सेम टाइम वुड बी देयर इन O1. सो O1 means that is a constant time, On that is a linear time, On that is a logarithmic time, and the last one was the quadratic time. So big O notation widely used होती है और ये आपको बेसिकली क्या देती है, आपको वर्स्ट सिनेरियो प्रोवाइड करती है कि आपकी एल्गोरिथम वर्स्ट टू वर्स्ट इतना तो परफॉर्म करेगी ही. करेक्ट. एंड द नेक्स्ट वन इज ओमेगा नोटेशन. ये बिग ओ नोटेशन का टोटली रिवर्स होगा क्योंकि ये प्रोवाइड करेगी बेस्ट टाइम, बेस्ट केस एनालिसिस आपको देगी कि आपकी एल्गोरिथम का बेस्ट यही है, इसके बियॉन्ड और आप उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएंगे. ये उसका बेस्ट टाइम आ रहा है, बेस्ट वो अपनी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रही है. सो इट डिस्क्राइब्स द बेस्ट केस परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिथम. सो ओमेगा नोटेशन इज रिलेटेड विद द बिग ओ नोटेशन. वो कैसे, क्योंकि बिग ओ आपको क्या प्रोवाइड करती है, वर्स्ट केस और द अपर बाउंड, वेयर एज ओमेगा उसका टोटल रिवर्स होगा, लोअर बाउंड और द बेस्ट केस एनालिसिस. सो अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो आपको एक अच्छा आइडिया लग सकता है, एक कंप्लीट पिक्चर मिल जाती है कि आपकी एल्गोरिथम बेस्ट केस में क्या देगी और वर्स्ट केस में क्या बिहेव करेगी. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर ओमेगा एन लिया जाए, ओमेगा एन अभी हमने एन डिस्कस किया था, व्हाट वाज एन, दैट इज अ लीनियर, that was a linear. So omega n means in the best case scenario आपकी एल्गोरिथम का टाइम क्या होगा, लीनियरली ग्रो करेगा. जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे उसका टाइम भी बढ़ेगा. सो दिस मीन्स योर एल्गोरिथम कैन नॉट परफॉर्म बेटर देन अ लीनियर रिलेशनशिप. इससे बेटर वो परफॉर्म नहीं कर सकती, वो लीनियर ही परफॉर्म करेगी अगर हम क्या ले रहे हैं, ओमेगा एन डिस्कस कर रहे हैं. करेक्ट. सो n हमने अभी डिस्कस किया, n मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. सो ओमेगा n मीन्स जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका टाइम भी बढ़ेगा और ये उसका बेस्ट होगा, इससे और ज़्यादा बेस्ट आप नहीं निकाल पाएंगे. एंड द थर्ड वन इज दैट इज द थीटा नोटेशन. इट इज द एवरेज ऑफ बोथ गुड एंड द बेस्ट एंड द वर्स्ट. So theta notation will provide you an average case of the algorithm's time complexity. कि average कि best हमने डिस्कस कर लिया, वर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया पिछली स्लाइड्स में, अब ये उसका एवरेज दे देगा, मीन दे देगा. सो इट रिप्रेजेंट्स द बेस्ट एंड द वर्स्ट केसेस ऑफ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम. सो थीटा ऑफ एन, अगेन इट डिपेंड्स ऑन एन, दैट मीन्स लीनियर. द एल्गोरिथम्स टाइम ग्रोस linearly with the input size. In this
थीटा नोटेशन मीन्स दैट इन द बेस्ट इन द वर्स्ट केस द एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द इनपुट साइज, कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा उसका टाइम भी बढ़ेगा और ये उसका क्या होगा, एवरेज एफिशिएंसी निकलेगी. सो आपका जो ओमेगा पहले फर्स्ट वाज द बिग O notation, that is the worst case analysis. The next is the omega, this is the best case analysis, and the last is the theta notation. ये आपका क्या देता है, worst case, that sorry it is the average case, theta is the average one. Yeah. और ये हमने अभी डिस्कस किया था. व्हाट डू यू मीन बाय O1? O1 मीन्स दैट इज द कांस्टेंट. ये मैंने बिग O में अभी लिखा है. बिग O नोटेशन में दिस इज द वर्स्ट केस एनालिसिस ऑफ एवरीवन. ON दैट इज द लीनियर, ON स्क्वायर दैट इज द क्वाड्रेटिक, एंड O log n दैट इज द लॉगरिथमिक. So guys, this is the end of the lecture number 1. Do let us know in comment section about the feedback for this video. In the next video, we'll be discussing about the pointers and we'll be exploring all the operations that we can apply on the arrays. Yeah, if you find this video helpful, kindly press the like and share button. And if you're new to the channel, kindly subscribe our channel. I'll see you in the next video. Till then, goodbye.